Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट किया था। एंड हमारा आज का टॉपिक है द आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो आज हमने पढ़ना है इसमें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, इसको यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट्स को डायरेक्टली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट होते हैं उनमें आता है आपका बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट है जिसपे जो देती है आरबीआई फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, उसमें नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशो, CRR जिसको बोला जाता है। तो कैश रिजर्व रेशो जो है, कैश है जो बैंक डिपॉजिट करता है विद द आरबीआई बिना किसी फ्लोर रेट के या सीलिंग रेट के। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, SLR जिसको बोलते हैं। ये वो रेशो है लिक्विड एसेट्स का जिसमें जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कैश की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, गोल्ड की और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी विद इटसेल्फ, और गवर्नमेंट उनकी जो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, उसके बाद में आता है रेपो रेट। सो रेपो रेट जो है ये वो रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करती है शॉर्ट टर्म्स मनी को बैंक को अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। उसके बाद में आता है रिजर्व रेपो रेट। तो ये वो रेट है जिसपे बैंक जो है पाक शॉर्ट टर्म एक्सेस करती है लिक्विडिटी विद द आरबीआई, और ये हमेशा 100 बेस पॉइंट होता है, 1% लेस देन रेपो रेट। उसके बाद में आता है क्वालिटेटिव सेलेक्टिव डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। सो इसमें जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं श्योर पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे लोन्स जो दिए जाते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ डन थ्रू क्रेडिट राशनिंग और रेगुलेटिंग लोन टू कंजप्शन एट्सेट्रा के लिए ये यूज़ होते हैं। उसके बाद में आता है न्यू बैंक लाइसेंस। तो अप्रैल 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था लाइसेंस फॉर ऑपरेशंस ऑफ 2 न्यू प्राइवेट बैंक्स के लिए। कौन कौन से थे? एक थे बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज और एक दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। उसके बाद में आता है मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक जो है ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको मुद्रा बैंक बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल को 2015 में। ठीक है, तो बैंक जो है वो सेटअप हुआ अंडर SIDBI के अंडर, स्मॉलेस्ट इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। तो बैंक जो है वो लॉन्च करता है 3 लोन इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो है शिशु, इसमें आता है आपका 50,000 का लोन। दूसरा आता है किशोर, इसमें आता है आपका 50,000 का लोन और अप टू 5 लाख तक, 50 से 5 लाख तक। और दूसरा थर्ड आता है तरुण, ये कवर करता है लोन को 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट इंद्रधनुष स्कीम 2015। तो ये जो है बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया के लिए है। ये 7th की रिफॉर्म है। इंद्रधनुष मिशन इंक्लूड करता है अपॉइंटमेंट्स को, डिस्ट्रेसिंग को, कैपिटलाइजेशन को, एम्पावरमेंट को, फ्रेमवर्क को, अकाउंटेबिलिटी को, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड बैंक बोर्ड ब्यूरोज को। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन में आपका आता है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 280 हमारे जो भारत संविधान के अंदर। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके हेडेड थे KC नियोगी, और जो 15th फाइनेंस कमीशन के हेडेड थे वो थे NK सिंह। सो नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, जबकि जो मनी मार्केट है वो जो है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है। कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट हुई थी बाय SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1980 में। ठीक है, और उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज ब्रोकर्स की, ट्रेडर्स की टू ट्रेड स्टॉक्स के लिए, बॉन्ड्स की और बाकी की सिक्योरिटीज़ के लिए। उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आता है, BSE जिसको बोलते हैं। ये एक वो स्टॉक एक्सचेंज है जो दलाल स्ट्रीट में लोकेट है मुंबई में। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे एशिया में। और BSE जो है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लार्जेस्ट नंबर पे है जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें वर्ल्ड की, और स्टेब्लिश हुआ था 1875 में। उसके बाद में आता
आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE बोलते हैं। ये 16th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड में और ये मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूड करती है 2 सेक्टर्स को, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। पहले तो 2 टाइप के इंश्योरेंस आ जाते हैं इसमें। LIC जो है वो स्टेब्लिश हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है IRDAI जो है वो सेटअप हुई थी 19 अप्रैल 2000 में, और ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस को सेक्टर IRDA में, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हैज़ चेंज इट्स नेम टू, इसका नाम चेंज हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2014 में नाम जो है इसका चेंज हुआ था। उसके बाद में आता है फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT जिसको बोलते हैं। तो जो डिफरेंस है बिटवीन नेशंस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो नेशन की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उनकी सर्विसेज का, और इट्स एक्सपोर्ट ऑफ दैम इज़ नोन एज बैलेंस, और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड जाना जाता है, ठीक है, बोलते हैं उसको। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की BOT की। फर्स्ट है बैलेंस BOT एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट, कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बराबर होगा। एडवर्स मतलब कि एक्सपोर्ट जो है वो कम होगा इम्पोर्ट से, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा। और फेवरेबल BOT मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जिसको बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती हैं या असेट्स की बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारी कंट्री से बाकी की वर्ल्ड तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं चीज़ों की, उनकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, टिपिकली 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेन अकाउंट्स हैं BOP के, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक तो है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। और इन एडिशन अगर हम बात करते हैं तो BOP जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इंक्लूड करता है एरर्स को, ओमिशंस को और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोलते हैं। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू जो एक्सिक्यूशन होती हैं लोकल कंपनीज़ में, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑपरेशन ऑन अ न्यू ग्रीन फील्ड साइट। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई करते हैं कंट्रोल को और मैनेजरियल परहैप्स टेक्निकल इनपुट्स को। तो यहाँ पे कुछ FDI हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिमिट्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप पॉज कर लो वीडियो को, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला टेबल एक बार रीड कर लो, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, या तो आप इसको पॉज करके देख लो, पढ़ लो एक बार, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसस 2011 की। सेंसस 2011 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया, ठीक है। 1891 से 1921 तक का जो था वो स्टैगनेंट पॉपुलेशन था। 21 से 51 तक का स्टेडी ग्रोथ था। 51 से 81 तक का रैपिड हाई ग्रोथ था, ठीक है। स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 81 से 2001 तक का हाई ग्रोथ रेट था विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे देख सकते हो 121,056,9573, जिसमें मेल जो हैं वो हैं 623121,843। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 51.47% है, एंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 48.53% है। डेंसिटी की बात करते हैं 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेक्स रेशियो 943 है। चाइल्ड रेशियो 914 है। उसके बाद में अगर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स या यूटीज़ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो इन पॉपुलेशन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है 199281477। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 11237297 एंड बिहार की बात करते हैं 103804637। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं 91347736। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 84665553, ठीक है। वैसे ही लक्षद्वीप की देख लो 64,429। लद्दाख की बात करते हैं अगर हम तो यहाँ पे लद्दाख का है 274,000। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं 379944। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की बात करते हैं 585764 है। एंड सिक्किम की बात करते हैं 607688 है। उसके बाद में इफेक्टिव लिटरेसी रेट की बात करते हैं 2001 से 2011 तक की अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
2001 में जो थी मेल्स पर्सन से 64.83% और मेल से इसमें 75.26 एंड फीमेल्स थी 53.67%। और 2011 की बात करते हैं तो पर्सन से इसमें टोटल 74.04%, जिसमें मेल थे 82.14% एंड 65.46% इसमें फीमेल्स थी। तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन में जो डिफरेंस रहा है वो 10.21 रहा है, मेल्स में रहा है 6.9 का एंड फीमेल्स में रहा है 11.8 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट्स और यूटीज़ की अकॉर्डिंग टू लिटरेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लो। केरला की कितनी है 93.91%, लक्षद्वीप की है 92.28%, मिजोरम की है 91.58%, त्रिपुरा की है 87.75%, गोवा की है 87.40%, बिहार की है 63.82, अरुणाचल प्रदेश की है 66.95, राजस्थान की 67.06 एंड झारखंड की 67.60, आंध्र प्रदेश की 67.66। फिर अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे 2001 का भी देख सकते हो, 11 का भी देख सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल का देख सकते हो। मेल्स में जैसे अगर हम पॉपुलेशन इन एमएन देखते हैं और पॉपुलेशन इन पर्सन देखते हैं, ठीक है, वैसे ही 11 का भी है, तो आप टेबल को रीड कर सकते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक टर्म्स का। इकोनॉमिक टर्म्स में जो है सबसे पहले आता है असेट्स। असेट्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी, किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी है उसको असेट्स बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी जिसको बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है किसी भी दो कंट्रीज़ का ट्रेड में एक दूसरे के साथ में, तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी भी दो कंट्रीज़ का जो ट्रेड में एक दूसरे के साथ में जो डिफरेंस रहता है उसको बीओटी बोलते हैं। बैलेंस शीट किसको बोलते हैं? ये एक स्टेटमेंट होती है अकाउंट्स की, जनरली ऑफ बिजनेस के रिलेटेड होती है, जो प्रिपेयर की जाती है साल के एंड में। ठीक है, बैंकर्स चेक जो होते हैं ये चेक होते हैं किसी भी एक बैंक के दूसरे बैंक के लिए। बैंक रेट जो होता है ये वो रेट होता है जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी मनी को लेंड करता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, बार्टर सिस्टम टू ट्रेड बाय एक्सचेंजिंग वन कॉमन कमोडिटी फॉर अनदर, मतलब एक्सचेंज करना चीज़ें, एक चीज़ वहाँ से मिल रही है तो एक चीज़ हम यहाँ से देंगे। ठीक है, वो होता है बार्टर सिस्टम। उसके बाद में आता है आपका ब्लैक मनी बियरर। तो ये वो टर्म है चेक्स पे बिल्स पे डिनोट की जाती है कि कोई भी पर्सन जो है वो होल्ड करता है एक जैसे हैज सेम राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट एज अ पर्सन हु इशूड इट। ठीक है, ब्लैक मनी की बात करते हैं तो इसका मतलब है अनअकाउंटेड मनी, जो अकाउंट में नहीं आती है, कंसील्ड इनकम या फिर अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ जो होती है, जो कि छुपा के रखी जाती है, बताई नहीं जाती। मनी विच दस रिमेन अनअकाउंटेड फॉर इज कॉल्ड ब्लैक मनी। फिर बॉन्ड का मतलब है जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं किए जाते हैं कोई भी सर्टेन सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है एज सम फ्यूचर डेट्स पे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे बॉन्ड। बजट किसको बोलते हैं? एक एस्टिमेट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं किसी भी गिवन पीरियड तक का, तो उसको हम बजट बोलेंगे, पूरे एक साल का जिसे बोल रहे हैं किसी भी आइटम पे। ठीक है, बजट डेफिसिट किसको बोलते हैं? जब एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट एक्सीड करती है रेवेन्यू का, तो जो बैलेंस होता है बिटवीन द टू इन द इज अ बजट डेफिसिट, जो उन दोनों के बीच का जो बैलेंस का फ़र्क होगा ना उसको बोलेंगे बजट डेफिसिट। उसके बाद में बुल्स, तो स्पेक्युलेटर स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, जो चीज़ों को खरीदते हैं इन सम केसेस विदाउट मनी टू पे विद, या फिर एंटिसिपेटिंग द प्राइस विल गो अप। उसके बाद में बियर्स मार्केट, an area in which the supply of certain goods exceed the demand so the purchaser can drive hard bargain। जब किसी भी एरिया में किसी एक चीज़ की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका जो रेट बड़ा ज़्यादा होगा तो परचेज़र जो है वो क्या करेंगे? बार्गेनिंग स्टार्ट करेंगे। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स जो टर्म है इसको कैसे बताया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्रिएट क्रेडिट, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, गिव लोन्स एंड परफॉर्म अदर फाइनेंशियल फंक्शन, वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कॉल मनी मतलब लोन जो बनाया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, वो लो रेट इंटरेस्ट पे मिलता है वो। फिर डिफ्लेशन जो है इट इज़ अ स्टेट इन द मॉनेटरी मार्केट जब मनी जो सर्कुलेशन होती है हैज़ डिक्रीज्ड, मनी इन सर्कुलेशन में होती है लेकिन वो कम होती रहती है। फिर डिप्रिसिएशन जो है ये भी कम, डिप्रिसिएशन जो है ये भी रिडक्शन, वैल्यू के रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी होगी उसमें उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो जाएगी किसी भी वियर एंड टेयर की वजह से, तो वो आ गया डिप्रिसिएशन। फिर डिवैल्यूएशन,
जो ऑफिशियल रिडक्शन होती है फॉरेन वैल्यूज़ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। उसके बाद में डिविडेंड जो है अर्निंग्स ऑफ स्टॉक पे टू द शेयर होल्डर। फिर उसके बाद में आता है डंपिंग, सेल ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, लो प्राइस बिगिन चार्ज इन अ मार्केट वेयर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। उसके बाद में एक्सचेंज रेट आता है, सेंट्रल बैंक्स का विल एक्सचेंज, एक कंट्री से दूसरी करेंसी में जब एक्सचेंज करते हैं वो जो रेट होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। फिर उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी टैक्स, तो ये इम्पोज होता है मैन्युफैक्चर पे, सेल एंड कंजप्शन पे वेरियस कमोडिटीज़ के, जैसे कि टैक्स या टेक्सटाइल क्लॉथ लीक्वर पे जो टैक्स लगते हैं वो। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स पॉलिसी एंड बोरोइंग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं, ये एक मेजर है टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस बाय इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, नॉर्मली एक ईयर। रेपो रेट पता है आपको, मैंने पढ़ाया था अभी ऊपर। उसके बाद में इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन क्या है? एक सस्टेन्ड और अप्रिशिएबल इंक्रीज होता है प्राइस के लेवल पे ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। फिर मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर सेलिंग सिंगल प्रोडक्ट, कि एक टाइम पे एक सेलर जो है एक ही प्रोडक्ट को बेच सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद में बिलेटरल मोनोपोली, तो इसमें भी क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर। मोनोस्पोनी जो है वो सिंगल बायर बाइंग सिंगल प्रोडक्ट बीइंग यूनिक। उसके बाद में ओलिगोपोली आता है। उसके बाद में रिजर्व रेपो रेट आता है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? इसी के साथ हमारी जो है इंडियन इकोनॉमी खत्म होती है। आगे हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। सो हमारा आज का लेक्चर इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।